हेलो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2025 के एडिशन का क्वेश्चन नंबर 36 है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो बहुत ही नई एडजस्टमेंट है। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारी डेटर पे हमें प्रोविजन बनाना है, तो पहली एडजस्टमेंट डेटर पे निशान लगाएंगे हम। सन्डी डेटर्स दे रखा है, इसके बाद आपको प्रोविजन फॉर फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे और मशीन पे। तो मशीन और फर्नीचर पे भी आप निशान लगाएंगे, मशीन फॉर फर्नीचर और इस पे भी निशान लगाने के बाद अगली एडजस्टमेंट है आपके पास मशीन कॉस्टिंग ₹20,000 और परचेज ऑन जनवरी 1। तो मशीन पे दो बारी एडजस्टमेंट लगा लीजिए आप निशान। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे निशान लगाइए। और एक कह रहा है कि अ फायर अक्यूर्ड ऑन 20 मार्च 2025, 20 मार्च को एक आग लगने से आपका कुछ स्टॉक 7,000 का वो डिस्ट्रॉयड हो गया। ये इट वाज फुल्ली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी अटेम्प्ट द क्लेम इन फुल, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सारा का सारा क्लेम भी दे दिया। तो ये एडजस्टमेंट आपकी परचेज पे, परचेजेस पे निशान लगाइए। और फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट का 10% हम क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इसमें बेटा कुछ एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं आई है फर्स्ट टाइम और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले आप जब ये अकाउंट बनाएंगे तो ये अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2025। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, डेबिट साइड में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो आप मुझे देख के बताइए कि ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है। दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक, देखिए स्टॉक लिखा हुआ ना, वही ओपनिंग स्टॉक है बेटा। स्टॉक कितना है, 25,000, तो 25,000 रुपए का हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद दूसरी चीज हम लिखते हैं क्या, परचेजेस। तो आप देखिए इसमें परचेजेस कितनी है, 2 परचेजेस। कितनी है परचेजेस, 90,000। अब मैंने आपको इस आइटम पे आपने निशान भी लगा रखा है। निशान क्या है वो देखिए। निशान के लिए आपको कह रहा है कि एक फायर हुआ था गोडाउन में और उसमें 7,000 का गुड डिस्ट्रॉयड हो गया। दूसरी बात, क्या परचेज रिटर्न है, बिल्कुल है परचेज रिटर्न। देखो 1,000 का परचेज रिटर्न है, तो लेस रिटर्न आउटवर्ड्स कितना है, 1,000। लेस करने के बाद कितना आ गया, 98। जब आप जर्नल एंट्री कर रहे थे, तो कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस थी जिसमें आपने एक एडजस्टमेंट की थी कि जब आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाए फायर से तो उसकी क्या एंट्री करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका स्टॉक बिगर बिके, कम हो जाए, तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। विदाउट सेल योर स्टॉक इज डिक्रीज, देन परचेज क्या होगा, विल बी क्रेडिटेड। फॉर एग्जांपल गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, तो आप क्या एंट्री करते थे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसी तरह गुड्स पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लेता था तो आप एंट्री करते थे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसी तरह से अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाए फायर से, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तब आप एंट्री क्या करते थे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज क्रेडिट होने का मतलब, परचेज वैसे डेबिट होती है लेकिन क्रेडिट होने का मतलब परचेज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ये कह रहा है कि आपका 20 मार्च को आपका स्टॉक क्या हुआ था, 7,000 रुपए का फायर लगने से डिस्ट्रॉयड हो गया था। एक इससे पहले भी क्वेश्चन था जिसमें फायर हुआ था, लेकिन वो फायर हुआ था 1 अप्रैल को। तो मैंने कहा था ये ट्रांजैक्शन इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक का है। लेकिन ये डेट देखिए कब है, 20 मार्च, जो कि 31 मार्च से पहले, डेट मीन्स ये इसी ईयर की ट्रांजैक्शन है। तो आप यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेस लॉस बाय फायर। फायर होने से जो आपको लॉस हुआ है स्टॉक का, परचेज में से क्यों लेस कर रहे हैं,
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के लिए विदाउट सेल आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस वजह से परचेज आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो लॉस बाय फायर 7,000 रुपीज, इसको भी माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 82,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 82। तो अभी तक क्या होता था, परचेज में से रिटर्न नहीं होता था, लेकिन अब परचेज से हमने क्या करा, लॉस बाय फायर भी निकाला। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसके बाद परचेजेस लिखते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्स। तो आप मुझे देख के बताइए सेल्स कितनी रुपए दे रखी है आपको, 1,28,000 की आपकी सेल है। अब इसमें से क्या करते हैं, लेस रिटर्न है क्या, रिटर्न इनवर्ड्स आपके पास 2,000 रुपए का है। तो 2,000 रुपए अगर हम इसको लेस करके, तो ये आएगा 1,26,000। ये आ गया आपका क्या, नेट परचेजेस। ठीक है, चौथी चीज क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं आपको वही बात पूछना चाहता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यू दे रखी होती है तो किस वैल्यू को लेते हैं हम लोग, क्या रीजन है इसके पीछे, प्रूडेंस कंसेप्ट। ठीक है, अब यहां क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना है, 40,000। तो 40,000 रुपए हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक का। तो सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, परचेज में से रिटर्न माइनस करेंगे, और यहाँ पे एक नई चीज आई है लॉस बाय फायर, उसको भी हमने माइनस किया है। यहाँ पे सेल में से सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में उसके बाद क्या लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, हम रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेटा कैरीज लिखा है, देखिए कैरीज के 3 नाम होते हैं, कैरीज, कैरीज इनवर्ड, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज, कैरीज इनवर्ड, कैरीज ऑन परचेज। कई बार लिखा होगा कैरीज इन, खाली इन लिखा होगा, तो वो भी डायरेक्ट है। ना बताया जाए कैरीज क्या है, खाली कैरीज है, तब भी डायरेक्ट है। तो कैरीज मतलब आप जो गुड्स को परचेज करते समय जो आप कितना है कैरीज, 2,000 का कैरीज है। कैरीज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या है, वेजेस एंड सैलरी। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वेजेस एंड सैलरी के ऊपर, कि वेजेस अगर पहले आएगा तो डायरेक्ट बनेगा, सैलरी पहले आएगी तो इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर ये इंडिविजुअली है, वेजेस अलग है सैलरी अलग है, तब तो हमें पता है वेजेस डायरेक्ट है और सैलरी इनडायरेक्ट है। लेकिन जब दोनों एक साथ आएगी तो, और कई बारी आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो कह देगा 1/3 ऑफ द वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट, तो 1/3 डायरेक्ट होगा, तो 2/3 क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट। तो यहां पे क्या लेंगे हम, 2 वेजेस एंड सैलरीज। कितना अमाउंट है बोलो, 5,000। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी के बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। देखिए वहां पे आपका हो रहा है 1,66,000, यही टोटल आप, और यहां लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और ये अमाउंट कितना है, ये 0 हो गई, 5 5 10, 6 14 और 2 16 का 6, हासिल लगा 1, 10 और 1 11, 11 और 5, तो 52,000 रुपीज का आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। 52,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, ये उठ के यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 52,000। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है,
तो बेटा देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया 52,000 रुपीज का। अब इसके बाद हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, और जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें क्या लिखना होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वो सारे क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। तो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका सबसे पहले है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। रेंट मतलब किराया, रेट्स मतलब जो दरें होती हैं, और टैक्सेस मतलब जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जो भी है। तो सबसे पहले आपके पास है टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। इसका अमाउंट बताइए क्या है भाई, 5,000 रुपए का रेंट, रेट एंड टैक्सेस है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए की है, 1,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। इसके बाद बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट कितने का है, 1,200। बैड डेब्ट्स, ये क्या है हमारा, बैड डेब्ट्स। व्हाट इज द मीन बाय बैड डेब्ट्स, दोज डेटर वी आर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट। जो हमारे पैसे लेके क्या होते हैं, भाग जाते हैं, उनको हम बैड डेब्ट कहते हैं। ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि आपको क्रिएट करना है 5%, क्या करना है, प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डेटर पे प्रोविजन बनाते हैं तो एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट माइनस करने के बाद ही प्रोविजन बनाएंगे। तो क्या इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट है, नहीं है। तो आप सीधा किस डेटर पे बनाएंगे, जो आपको दे रखा है। कितना डेटर है आपका, 40,000। 40,000 का 5% 2,000 रुपए है ना। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड न्यू, पहले बैड डेब्ट का अमाउंट बताना बेटा, 1,500 ऐड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अमाउंट कितना आया, 2,000। अब इस 2,000 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हुआ, कितना हुआ बेटा, 3,500 रुपए। और इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ओल्ड प्रोविजन जो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दे रखा होगा, देखिए कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 2,000 रुपए। तो इसको लेस करने के बाद आपका जो नेट लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वह है 1,500 का। आपने सोचा था पिछला कि भाई 2,000 डूबेगा, 2,000 में क्या हुआ, 1,500 पहले डूब चुका है, और प्रोविजन आपको बनाना है 2,000, वो बना है, टोटल मिला के 3,500। पहले से आपने उसमें से कितना प्रोविजन बना रखा है, 2,000। तो आपका नेट लॉस हुआ है 1,500 रुपए। बैड डेब्ट के बाद बेटा आपका डिस्काउंट लिखा हुआ है, कितना अमाउंट है डिस्काउंट का, 1,000 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट के बाद कोई और एक्सपेंसेस तो है नहीं। चलो एक बारी एडजस्टमेंट चेक करते हैं। एडजस्टमेंट देखिए, पहली वाली स्टॉक की थी वो आप कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो आप बना चुके हैं। अब बेटा मशीन पे और फर्नीचर पे आपको डेब्ट लगाना है, ठीक है। तो यहां पर टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। अब जरा मशीन की एडजस्टमेंट देखते हैं। मशीन पे 10% लगाना है, फर्नीचर पे भी 10% लगाना है, लेकिन मशीन पे आपने 2 बारी निशान लगा रखा है। डेट मीन्स मशीन पे एक एडजस्टमेंट हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि आपने मशीन 20,000 रुपए की 1 जनवरी 2025 में खरीदी है। आपने अभी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया था, उस चैप्टर में क्या होता था, जब कोई मशीन हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर परचेज करते थे तो उस पर पूरे साल का डेप लगता था। लेकिन मान लो कोई अक्टूबर में परचेज कर रहे तो उस पर पूरे साल का नहीं लगता था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
6 मंथ का लगता था, कोई जनवरी में परचेज कर रहे उस पे लगता था 3 महीने का। तो यहाँ पे आपकी मशीन ट्रायल बैलेंस में जो दे रखी है वो 50,000 है, 50,000 एंड ऑफ द ईयर है। और वो कह रहा है 20,000 रुपए वाली मशीन हमने जनवरी में खरीदी थी, तो जनवरी में खरीदने के बाद ही तो वो 50 हुई है। तो जनवरी से पहले आपके पास मशीन कितनी थी भाई? डेफिनेटली 50 में अगर 20 हमने अभी खरीदी है तो 50 खरीदने के बाद, 20 खरीदने के बाद ही तो 50 हुई है, तो खरीदने से पहले कितनी रही होगी? 30। तो यहां जरा ध्यान देने की बात है, ये वाली साइड आ रही है इसमें, ठीक है। अब देखो आपके पास जो मशीन थी वो दो है, यहां पे एक मशीन है 50,000 वाली जो मशीन है उसमें आपको एक 30,000 और एक 20,000, ये आप जनवरी में परचेज कर रहे हैं और ये आपके पास पुरानी है स्टार्टिंग से, ये जनवरी 2025 में और ये 2024। तो इस वाली मशीन पे तो पूरे साल का डेप लगेगा 10%। अप्रैल से मार्च कितना हो गया? 3,000। और इस पे कितना लगेगा? 20,000 का 10% और 3/12। तो देखिए इसका हो गया, ये हो गया 500। कितना हो गया? तो 3,000 प्लस 500 टोटल मिला के आपका मशीन पे डेप कितना आया? 3500 रुपए। ठीक है, अगर ये डेट नहीं दे रखी होती तो आप 50 पे 10% कितना होता? 5,000। लेकिन यहां पर वो कह रहा है एक मशीन हमने अप्रैल में परचेज की है, सॉरी जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च उस पे हम पूरे साल का तो डेप लगाएंगे नहीं, कितने महीने का लगाएगा? 3। तो 50 वाली कैसे हुई है? 20 परचेज करके ही तो 50 हुई है, तो उससे पहले कितनी रही थी? 30। तो 30 वाली पे पूरे साल का लगाया और हमने 20 वाली पे, तो यहां पे मशीन पे डेप आया कितना? क्योंकि डेप्रिसिएशन करते वक्त आपने ये सब बातें ध्यान दी होगी, है ना, वही काम यहाँ पे भी है, ऐसा कोई नई बात नहीं है इसमें, है ना। फर्नीचर देखिए कितनी है फर्नीचर की वैल्यू? 10,000। 10,000 की वैल्यू का 10% कितना हो गया? 1,000। तो ये टोटल मिला के 4,500। तो बेटा ये एडजस्टमेंट जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपने एक एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दे रखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना? 5%। लास्ट क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट आई थी कि जो भी पार्टनर्स, जो भी प्रोपराइटर फर्म में बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो उस पर इंटरेस्ट की डिमांड करता है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका एक्सपेंसेस है और पार्टनर के पॉइंट, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी इनकम है। और ये अकाउंटिंग कौन करता है? P&L ट्रेडिंग कौन बनाता है? ये बनाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ऑनर कभी नहीं बनाता, ये कौन बनाता है? बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए क्या खर्चा है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बताइए कैपिटल कितनी है? 1,00,000 का 5% कितना हो गया बेटा? 5,000। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब जरा देखिए और एडजस्टमेंट क्या है। इंटरेस्ट हो गया फायर वाली इंटरेस्ट। अच्छा, फायर वाली बात ध्यान से समझिए, आपका जो डिस्ट्रॉयड हुआ था गुड्स फायर लगने से वो कितना हुआ था? 7,000। और क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरे का पूरा क्लेम अटेम्प्ट कर दिया, यानी इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा क्लेम दे रही है। जब इंश्योरेंस कंपनी आपको सारा का सारा क्लेम दे रही है तो आपको तो लॉस हुआ ही नहीं भाई, आपका 7,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने 7 का 7 दे दिया, तो आपके लिए तो क्या हुआ? लॉस बिल्कुल 0 हुआ। मान लीजिए 7 की जगह वो कम देती, 6,000 रुपए देती, तो 1,000 का लॉस होता। तो यहां पे लिखते हैं लॉस बाय फायर के नाम से 1,000। मान लो वो 2,000 का क्लेम ही देती है आपको, तो 5,000 का लॉस हुआ, तब हम यहां लिखते लॉस बाय फायर कितने रुपए? 5,000। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम आप 7 का मांग रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको ज्यादा दे देगी, या तो कम देगी या बराबर देगी। बराबर देगी तो P&L में कोई एंट्री नहीं होगी, अगर कम देगी तो एंट्री होगी, जितना अमाउंट आपका लॉस में जा रहा है वो आएगी। ठीक है, अब बेटा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है लास्ट वाली, वो कह रहा है कि 10% जर्नल रिजर्व का जो भी प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, उसका 10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब जर्नल रिजर्व है क्या?
जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि बिजनेस ने ये सोचा कि भाई हमारे भविष्य फ्यूचर हमारे लिए क्या है, पता तो है नहीं फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, आप लोगों के पेरेंट्स, पिताजी जब सैलरी लेके आते हैं तो मम्मी क्या करती है, सारी की सारी सैलरी वो खर्च नहीं कर देती, उसमें से क्या करती है, कुछ पैसा निकाल के रख देती है। किस लिए निकालते हैं, कि भाई फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी सेविंग, एक तरह की रिजर्व बना के रख लेते हैं। तो इसी तरह बिजनेस भी क्या करता है, कुछ जनरल रिजर्व बना के रखता है। तो बिजनेस ने कहा सारा प्रॉफिट ऑनर को नहीं देंगे हम, इसमें से 10% हम क्या करेंगे, रिजर्व, भविष्य के लिए कोई प्रॉब्लम आए तो उससे हम उस प्रॉब्लम को इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में बना के रखेंगे। तो हमें पहले ये चेक करना है कि प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछला भी पढ़ा था हमने, उसमें लॉस हो रहा था। तो लॉस होने पे हम जनरल रिजर्व नहीं, कमीशन नहीं दे सकते थे। इसी तरह अगर इस भी क्वेश्चन में नेट लॉस हो रहा है तो हम जनरल रिजर्व नहीं बनाएंगे। तो चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। यहाँ 52,000 है और यहाँ पे कितना है, ठीक है, तो ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, ये कम है ना, तो प्रॉफिट ही होगा, नेट प्रॉफिट। आप यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको करवाते हैं आगे, है ना, नोट कीजिए बेटा ये। तो बेटा ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व वाली कोई एडजस्टमेंट हो या फिर मैनेजर की कमीशन वाली एडजस्टमेंट हो, तो आप क्या कीजिए, इसको इस तरह से क्लोज करिए। पहले जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्लोज करते हैं, फिर आप लोग एक बारी और क्लोज करेंगे, इसको 3 बारी हम क्लोज करेंगे। कैसे वो देखिए। तो पहले आप इसका टोटल करेंगे, यहां तो क्या है 52,000 है, यही टोटल आप यहां पे भी लिखेंगे 52, और यहां लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से पहले का ये नेट प्रॉफिट है। अब इसका टोटल करते हैं 0, फिर 0, 5 और 5 10 और 2 12 और 8 20, 11 12 13 14 15, 15 5 20, 20 और 2 22, हासिल 2 और 3, ये आ गया हमारा 32,800 रुपए। कितना आया, लेकिन ये है बिफोर जनरल रिजर्व। अब इस प्रॉफिट को हम उठा के यहां लिखेंगे, बाई नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व। कितना है बेटा, 32,800। अब वो क्या कह रहा है, इस नेट प्रॉफिट का आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करना है। तो यहां लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कैसे, देखो 32,800 रुपए का 10% कितना होगा, 3,280 रुपए। ये पैसा जाएगा किसमें, जनरल रिजर्व में। भाई हमने इतना प्रॉफिट कमाया था, इसका 10% चला गया किसमें, जनरल रिजर्व में। अब बचा हुआ प्रॉफिट जो है, देखिए 32,800 रुपए में आपने क्या करा, 3,280 रुपए। तो यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसिंग फिगर। अब 0 2 8 10 3 और 5 8, 8 का कोई कैरी नहीं है, 9 और 3 12 1, तो कितना आएगा, 29,520 रुपए आपका नेट प्रॉफिट है, जो हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन आए या जनरल रिजर्व आए और प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले आप लिखिए बिफोर और फिर उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। अगर मान लो मैनेजर की कमीशन है, सेम ऐसे करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, यहां लिख के फिर मैनेजर की कमीशन दे देंगे। वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है।